ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल केजरीवाल जी के खिलाफ आई है। केजरीवाल जी के खिलाफ मतलब दिल्ली सरकार के खिलाफ आई है। और उस पीआईएल के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केजरीवाल जी ने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि चैलेंज बहुत खतरनाक है। और चैलेंज ये है कि अब की बार उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड, जो राज्य सरकार का अपना फंड रहता है और केंद्र का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, हम दो तरह के फंडों की जनरली चर्चा करते हैं। एक तो हम संचित निधि, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। दूसरा हम कॉन्टीजेंसी फंड लेकर आते हैं कि भाई अकस्मात स्थिति के लिए सरकार के पास कुछ कॉन्टीजेंसी फंड रहता है, अकस्मात फंड रहता है। तो याद रखने की बात है, जो एलिगेशन उनके खिलाफ लगे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, वो ये हैं कि क्या कंसोलिडेटेड फंड से बिना हाउस में जाए या कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा सकता है, और अगर पैसा निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड से तो वो किस पर्पस के लिए निकाला जा सकता है। अब देखिए, अनियमितताओं के तो बहुत सारे चार्ज उनके खिलाफ लगते ही हैं, चाहे वो ईडी उनके पीछे पड़ी हो, वो बचने का प्रयास कर रहे हों, वो अलग बात है। लेकिन फाइनेंशियल अनियमितताओं का मामला तो बनता है उनके ऊपर। इसलिए बनता है क्योंकि वो खुद फाइनेंशियल सेक्टर से आते हैं, और खुद फाइनेंशियल सेक्टर से आने की वजह से उनको लगता है कि ही इज़ इम्यून। लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है या हो सकता है। सवाल ये है कि कंसोलिडेटेड फंड से सीधा पैसा निकालकर क्या इमामों को दिया जा सकता है। पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, वो हाई कोर्ट में आई है, वो ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन, ऑनरेबल जस्टिस मनमीत अरोड़ा, ये डबल बेंच है। इस डबल बेंच में पीआईएल दाखिल करने वाली रुक्मनी सिंह लॉयर हैं, उन्होंने ये पीआईएल फाइल की है। और उनका जो क्लेम है वो ये है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालकर, यानी कि दिल्ली सरकार का अपना वो फंड जो केबल और केबल कुछ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कोई पब्लिक फंड नहीं है कि सरकार का अपना फंड है, सरकार के पास अपना फंड है, सरकार निकाले। और सरकार को भी अगर फंड निकालना है तो उसको हाउस से बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन पास करना पड़ता है। फिनेंस जो बजट आया है, बजट में प्रावधान होने के बावजूद सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि बजट पास होने के बाद, यानी कि फाइनेंशियल एक्ट बनने के बाद, फाइनेंशियल बिल पास होने के बाद भी बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन पास करवाना पड़ता है। और बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब पैसा निकालने के लिए भी संसद से अनुमति चाहिए होती है। नो गवर्नमेंट, even the government having the sole power, but no government having the power to withdraw a penny from the consolidated fund of India or from the consolidated fund of the state without the approval of the house। क्योंकि ये संचित निधि यही तो निधि है भारत की, यही तो सब कुछ है भारत सरकार का। और ये जो निधि है भारत सरकार की या राज्य सरकार की, आप सोचिए कि हमारे शास्त्रों में ये दिया गया है कि राजा का मुख्य काम ये है कि वो अपनी संचित निधि को इतना बढ़ाए कि संकट की स्थिति में वो उस संचित निधि से देश को बचा ले। कभी अकाल आ जाए तो बचा ले, देश में कोई अचानक संकट आ जाए तो बचा ले। और सरकार के जो काम हैं, देश के सॉवरेन जो काम हैं, डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं और काम हो सकते हैं, उन कामों को वो उससे करे। ये आर्टिकल 282 का मामला आपको याद होगा कि पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 282 चैलेंज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो फ्रीवीज है ना, ये जो फ्री में बांटने वाला चक्कर है, ये फ्रीवीज क्या 282 में आती हैं। अब 282 के एक्सपेंडिचर की बात जहाँ तक की गई है, वो ये कहा गया है कि इसका पैसा एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में खर्च किया जा सकता है, सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जा सकता है, डिफेंस सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जाता है, डेट सर्विंग के लिए खर्च किया जाता है। और इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, और लेजिस्लेशन का अप्रूवल, यानी कि संसद या हाउस का अप्रूवल होना चाहिए,
पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि वाकई में ये फंड कहीं इस्तेमाल हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर रहे हैं, आज भी शायद उसकी सुनवाई है प्रीवियस वाले मामले में, जो जो मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है, क्या सरकारी फंड को फ्री में किसी को बांटा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, पुराने ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो वो एक एक ग्रंथ ये कहता है, राजा का पहला दायित्व बनता है कि वो निधि को संचित करे। वो निधि को मतलब वो उस अर्थोपार्जन उसके पास होना चाहिए, धन इतना होना चाहिए राजा का। लेकिन वो धन कैसे आए, वो कहता है कि धन ऐसे आए जैसे बारिश, जैसे धूप, बादल धीरे धीरे करके बनता है और धीरे धीरे जमीन से वाष्पन क्रिया के द्वारा जल लेता है और फिर कहीं बरसाता है। तो बरसाने वाला जो जो बादल है वो बादल फंड है, वो बादल टैक्स है। तो भारत के लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा है वो संचित निधि में सीधा आता है, और संचित निधि में जो पैसा जाता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये बात फिर से फाइनेंस बिल पास होने के बावजूद बिल ऑफ अप्रोप्रिएशन आपको हाउसेस से पास करवाना पड़ता है। जहां डबल असेंबली है, यानी कि 2 हाउसेस हैं, वहां लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा उस पर सजेशन दे सकती है। लेकिन चूंकि फाइनेंस बिल के ये फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, वो सॉरी मनी बिल है, इसलिए मनी बिल होने के नाते इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अलावा मतलब ये जो प्रावधान है आर्टिकल 266, जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या कहता है, कहता है कि भाई बजट पास कर लीजिए, जनरल डिस्कशन कर ली, बजट रखिए, मतलब बजट रखा जाए, फिर जनरल डिस्कशन हो, फिर उसकी स्क्रूटनी हो, फिर डिमांड हो, और तब कहीं बिल ऑफ अप्रोप्रिएशन पास हो फाइनेंस बिल होने के बाद। ये पूरा फाइनेंस बिल माना जाता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर कभी आपको बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप ग्रांट ले सकते हैं। इंतरिम ग्रांट आपको मिलेगी तब जब आप केयर टेकर सरकार हो। केयर टेकर जैसे आज केंद्र की सरकार चुनाव जा रही है तो उसको बिल तो आ जाना चाहिए था अप्रैल में, लेकिन उसको चुनाव में मतलब ये 3-4 महीने कैसे कटेंगे, और फुल बिल तो ला नहीं सकते, फुल फाइनेंस बजट नहीं आ सकता। तो ऐसी परिस्थिति में वो फिर एक इंतरिम बजट पास कर लेते हैं और फिर वो ले लेते हैं। आप सोचिए कि ये सब कुछ जो चल रहा है, आर्टिकल 266, आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 116, ये आर्टिकल्स हैं जो इसको डील करते हैं। मतलब जो देश की निधि है वो निधि सबसे सुरक्षित होनी चाहिए। उस निधि की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो केयर टेकर सरकार क्यों ना हो। और वो निधि कैसे बटे, कैसे बांटी जाए, इसके लिए बाकायदा प्रावधान है। तो सवाल यहाँ पर जो कोर्ट के सामने इस समय आया वो ये आया कि जब आपको खर्चा करना है, आपको इमामों की सैलरियाँ देनी है, इमाम और मुअज्जिन जो इमामों के सहयोगी रहते हैं और जो अजान पढ़ने वाले रहते हैं, उनकी सैलरी देनी है, तो क्या वो सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जा सकती है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जा सकती है? क्या वो राज्य की संचित निधि से पैसा दिया जा सकता है? तो जो आरोप है इस पीआईएल में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये है कि इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड से सैलरियां दी हैं वक्फ में बैठे इमामों को। दिल्ली में हम जानते हैं कि इमामों की बड़ी मोटी सैलरियां हैं। केजरीवाल जी के आने के बाद उन्होंने बड़ी मोटी सैलरियां देना शुरू कर दिया और उनको लगता है कि इमामों को सैलरी देने से वो ध्रुवीकरण कर लेंगे, या उनकी अपनी पॉलिटिक्स है कि वो क्या उसके पीछे सोचते हैं। लेकिन सवाल इसमें ये आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जजमेंट आया था जिसका हवाला देते हुए इन्होंने ये सब कुछ किया है। वो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्लेम किया था कि साहब वक्फ के जो इमाम हैं, जो मुअज्जिन हैं, उन लोगों को सैलरियां सरकार दे, वक्फ के मतलब जो मस्जिदों के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए आर्डर कर दिया था और कहा था कि भाई वक्फ बोर्ड इसको मैनेज करे। अब वक्फ बोर्ड क्या है ये समझना चाहिए।
वक्फ बोर्ड का मिसयूज जरूर हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक जो जो जिन लोगों ने वक्फें बना दी थी या जो वक्फ बनी हुई है पब्लिक पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए बनी हुई हैं, वो वक्फ उसका एक बोर्ड बना दिया सरकार ने, और उस बोर्ड में वक्फ एक्ट पास कर दिया, उसमें एक बोर्ड बना दिया, बोले ये संरक्षण करेंगे। उसकी समस्या ये होगी कि उसमें सारे मुस्लिम बिठा दिए, सरकारी कर्मचारी भी मुस्लिम बिठा दिए, और प्राइवेट तो मुस्लिम थे ही थे, उनके नॉमिनेशन भी मुस्लिम के हो गए। अब मुस्लिम जो व्यवस्था है उसमें तो उनका सीधा एक फॉर्मूला है, भू राजनीतिक आंदोलन, यानी कि भूमि से राजनीति, तो भूमि ये और राजनीति में इंटरवेंशन, या तो इस्लाम स्वयं सत्ता हो जाएगा या सत्ता के साथ हो जाएगा, ये इस्लाम की खास बात है। और इस्लाम के बढ़ोतरी में जहां खतरा आएगा जिस पार्टी से, जिस सरकार से, उसके वो विरुद्ध में चले जाएंगे। बस उनका एक सूत्री फार्मूला है, खाने को मिलता नहीं मिलता, ये होता वो होता, जो भी। तो ये फॉर्मूला चूंकि पीछे का ये है, इसलिए यहां पर वक्फ बोर्ड जब बना तो जो मुस्लिम्स, मतलब उस वक्फ बोर्ड में है तो सरकारी संस्था है, तो ऑटोनॉमस बॉडी टाइप, लेकिन उस ऑटोनॉमस बॉडी में बिठा सारे वो दिए। उन्होंने अपना ट्रिब्यूनल इसी एक्ट के तहत बनाया और उस ट्रिब्यूनल में भी वही बैठ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है, और वो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उर्दू का पेपर आया, उर्दू से कोई आईएएस का पेपर दे रहा है। अब उर्दू से कोई आईएएस का पेपर दे रहा है तो उर्दू जानने वाला ही कॉपी चेक करेगा, तो वो कौन से रिलीजन का होगा। अब जो उर्दू से कॉपी चेक कर रहा है उसको मालूम है कि ये बंदा जो उर्दू में लिख रहा है वो हमारी कम्युनिटी का है, खूब नंबर संभाल के दो और वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा, कभी सीट पर बैठेगा जाके तो काम करेगा। ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। यहां पर इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने जब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ बोर्ड के हम सदस्य हैं, हम वक्फ की मस्जिदों को हैंडल करते हैं और वक्फ की मस्जिदों में वो बैठते हैं, उसके वो इमाम हैं, मुअज्जिर हैं, ये हैं वो हैं, तो इनको तनख्वाह वक्फ बोर्ड से मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, वक्फ का अपना फंड है, वक्फ की अपनी व्यवस्था है, वक्फ के पास अपना कंसोलिडेशन है, वक्फ के पास भाई प्रॉपर्टियां तो बहुत हैं ही, तो वक्फ पास जब सब कुछ है तो सैलरी को क्यों नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भाई वक्फ सैलरी मैनेज करे। दिल्ली सरकार ने उसका दूसरा मतलब निकाला। दिल्ली सरकार ये कहती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए वो सैलरियां दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने सैलरी वक्फ बोर्ड से नहीं निकाली। मतलब वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर्टी बेचो, प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी हुई हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो इस्लामिक पर्पस के लिए खर्च होगा। मतलब वो जो खर्च होगा वो इस्लाम के लिए खर्च होगा, जो वक्फ बोर्ड की कमाई है। और उसकी जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वाला जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि आप वक्फ बोर्ड से मैनेज करें, वो दिल्ली सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड से निकाल लिया। आप सोचो, क्या कंसोलिडेटेड फंड से पैसा, फ्रीबीज पर तो अभी सवाल खड़ा हुआ है कि आप फ्रीबीज बांट सकते हो, क्या आप ये रेबड़ियाँ बांट सकते हो मुफ्त की, जब कॉन्सेप्ट ही ये होना चाहिए कि सरकार के पास धन होना चाहिए, संकट के लिए उस धन का इस्तेमाल होना चाहिए, वो ऐसे ही बांटने के लिए नहीं है। और टैक्स वसूली हो तो वसूली दिखनी नहीं चाहिए, वसूली मेघों की तरह हो कि वो जमीन में से पानी ऐसे बाष्पीकृत करके इकट्ठा करे कि पता ना लगे कि यहां से पानी चला गया, लेकिन मेघ हो, और जहां आवश्यकता है, जहां लो प्रेशर बनता है वहां वो बरसे। ये काम है, और नहीं तो वो इकट्ठा करे। ये चाणक्य भी कहता है, ये उससे पहले के विद्वान भी कहते हैं, ये देश का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, शुक्राचार्य से लेकर और जो भी अभी तक हुए हैं, मनु या कोई भी, उन सब ने एक सुर में एक बात पर सभी सहमत हैं कि राजा का मूल धन में है, अर्थ में है, उसके पास धन होना चाहिए। अब विद्वान उसके अर्थ के मतलब दूसरे निकाल लिए कि अर्थ ये है, कुल मिलाकर उसकी जो संचित निधि है वो होनी चाहिए राजा के पास। अगर वो संचित निधि उसके पास नहीं है तो राजा राज्य नहीं कर सकता। देश की सुरक्षा की व्यवस्था, देश में इमरजेंसी की हालात, देश में जो आवश्यकता है, देश का जो बजट है, देश का जो जो डेवलपमेंट के काम है, देश की जो आवश्यकता है, वो कैसे पूरी करेगा। और जब भी कभी अकाल वगैरह का बात आए तो फिर उसके लिए आज की इस समय की सरकारों ने कंसोलिडेटेड फंड के साथ साथ एक कंटीजेंसी फंड भी खोल रखा है, यानी कि आकस्मिक निधि भी खोल रखी है कि भाई अगर कभी कुछ आ जाए तो उसमें एनडीआरएफ वगैरह पर एक्टिव करेंगे तो कैसे खर्च होगा। ठीक है,
लेकिन कंसोलिडेटेड फंड का पैसा भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल भारत के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये बात निश्चित है। अब वो कंसोलिडेटेड फंड इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मैंने आपको पढ़कर बताया कि उसने बताया कि कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। क्या वो इमामों की सैलरी पर खर्च हो सकता है? ये कोई प्रोडक्टिविटी है क्या? ये कोई सोशल वेलफेयर है क्या? ये कोई डेवलपमेंट का काम है क्या? ये कोई प्रोग्रेसिव काम है क्या? ये देश की सुरक्षा का काम है क्या? ये देश की सिक्योरिटी का काम है क्या? ये मिलिट्री फंक्शन है क्या? ये देश को कंसोलिडेट करने का काम है क्या? अगर इनमें से कोई वो नहीं है तो क्या कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी निकालकर इमामों पर खर्च की जा सकती है? ऐसे तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है वो हाउस में गई होगी फाइनेंस बिल लेकर, फाइनेंस बिल में उसने प्रावधान रखा होगा, उसके बाद उसने कंसोलिडेटेड फंड के लिए बिल ऑफ अप्रोप्रिएशन पास किया होगा। दिल्ली में माइनॉरिटी में जो विपक्षी हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको बाइकआउट कर देते हैं, वो तुम बाइकआउट हो जाओ, यानी बाइकआउट मतलब वो उनको निष्कासित कर देते हैं, उनको निष्कासित करके पास कर लेते हैं। वो कहते भी हैं कि भाई ये इमामों की सैलरी वैलरी का प्रश्न उठाते हैं, लेकिन वो कुछ चलता नहीं है, नतीजा बहुत बुरा हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल जो पैदा हो रहा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यही आया, क्या कंसोलिडेटेड फंड से ये सैलरियाँ दी जा सकती हैं? जबकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इमामों की सैलरी वक्फ बोर्ड के अपने रिसोर्सेज पर दी हुई है। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, केजरीवाल इस पर जवाब देंगे कि आखिर मामला कैसे, बाकी ये आखिर वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल कर ये क्यों बांट रहे हैं? ये उनके घर का पैसा है क्या? ये तो राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों का पैसा है। फ्रीबीज में एक बार तब भी सोचा जा सकता है, लेकिन इमामों को बांटेंगे, वो भी वक्फ बोर्ड होते हुए। वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ चला जाता है? वक्फ बोर्ड की आमदनी कहाँ चली जाती है? ये सब प्रश्न अभी कोर्ट के सामने आने वाले हैं, इसलिए इन मामलों में मुझे लगता है केजरीवाल जी कुछ फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्या उसका परिणाम होगा, ये तो उनके जवाब आने के बाद ही होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने पीआईएल को प्रीमा फेसाई एक्सेप्ट कर लिया है, नोटिस इशू हो गया है। का मतलब ये है कि हाई कोर्ट भी ये बात मान चुका है कि वाकई में कंसोलिडेटेड फंड का मिसयूज़ सरकार कर रही है, जो सबसे सेंसिटिव फंड होता है, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए, जिस पर ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, जो फंड आपके ऋणों को दान करने के लिए होता है, आपके इनकम टैक्स या जो टैक्स आपके कलेक्शन होता है वो वहाँ सीधा इकट्ठा होता है, राष्ट्र के काम करने के लिए, देश के काम करने के लिए वो होता है। अब कौन से इमाम ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इमाम ये राष्ट्र का काम कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो क्या जवाब देंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि मिसयूज़ ऑफ फंड को लेकर हाई कोर्ट ने प्रीमा फेसाई स्वीकार्यता करते हुए ही नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की समस्याएं कम होती नहीं दिखाई पड़े। फाइनेंशियल सेक्टर का आखिर आदमी है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक स्पेशलिस्ट है, क्या करेगा पता नहीं। जय हिंद।